हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी वॉइस। व्योमकेश बख्शी की कहानी दुष्ट चक्र। डॉक्टर सुरेश रक्षित बोले, इस बार आपको ही चलना होगा व्योमकेश बाबू। मरीज़ की मानसिक हालत ऐसी है कि अगर आप उन्हें थोड़ा सा भी भरोसा दे दे तो शायद उनके बचने की उम्मीद बढ़ जाए। डॉक्टर सुरेश रक्षित की उम्र लगभग 44-45 वर्ष रही होगी। उनका शरीर दुबला पतला और चेहरा सूखा सा था। दाढ़ी और नए ज़माने के अंग्रेज़ी कपड़े उन पर कुछ खास नहीं जचते थे, लेकिन उनका व्यवहार बहुत फुर्तीला था और वे बुद्धिमान व्यक्ति लगते थे। आज सुबह वे व्योमकेश से मिलने आए थे और एक बड़ा ही अजीब प्रस्ताव लेकर आए थे। ये कहने की ज़रूरत नहीं कि व्योमकेश किसी मरीज़ को देखने जाने के इच्छुक नहीं थे। उन्होंने आधी बंद आंखों से डॉक्टर रक्षित की ओर देखते हुए पूछा, मरीज़ को हुआ क्या है? डॉक्टर ने उत्तर दिया, उन्हें पैरालिसिस यानी लकवा मार गया है। लगभग 3 महीने पहले अटैक आया था। पहला झटका तो किसी तरह संभल गया, लेकिन उनका रक्तचाप अभी भी बहुत अधिक है। हाँ, दिमाग पूरी तरह साफ है। उन्होंने ही मुझे आपके पास भेजा है। उनका विश्वास है कि यदि आप एक बार उनसे मिल ले तो शायद उनमें जीने की इच्छा फिर जाग जाए। व्योमकेश ने पूछा, क्या उनका इलाज आप ही कर रहे हैं? डॉक्टर बोले, जी हाँ, मैं उनके मकान की निचली मंजिल में किराए पर रहता हूँ और उनका पारिवारिक डॉक्टर भी हूँ। उनका नाम है विशुपाल। वे महाजन हैं, यानी ब्याज पर पैसा उधार देने का काम करते हैं। शायद आपने उनका नाम सुना हो। व्योमकेश ने पूछा, क्या कहा आपने? शिशुपाल? डॉक्टर मुस्कुराए, नहीं, विशुपाल। हाँ, कुछ लोग मजाक में उन्हें शिशुपाल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये तो नहीं जानता। वैसे वे सूद पर पैसा ज़रूर देते हैं, लेकिन दिल के बुरे इंसान नहीं हैं। खासकर पिछले 3 महीनों से तो वे बिस्तर पर पड़े पूरी तरह असहाय हो गए हैं। व्योमकेश ने कहा, लेकिन मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं। डॉक्टर ने कहा, असल बात कुछ और है। विशुपाल का एक कर्जदार है, अभय घोषाल। वो बहुत ही खतरनाक आदमी है। मुसीबत के समय उसने विशुपाल से काफ़ी पैसा उधार लिया था, लेकिन अब लौटाने का नाम नहीं ले रहा। जब विशुपाल ने बार बार तकाजा किया तो उसने धमकी दी कि अगर फिर पैसे मांगे तो जान से मार दूंगा। इसके कुछ ही समय बाद विशुपाल को लकवे का दौरा पड़ा और तब से वे पिछले 3 महीने से बिस्तर पर है। हालांकि अभी उनकी जान को बीमारी से कोई तत्काल खतरा नहीं है। अगर सावधानी से इलाज चलता रहा तो शायद वे फिर से चल फिर सकेंगे। लेकिन असली समस्या उनकी बीमारी नहीं है। उनके मन में ये डर बैठ गया है कि अभय घोषाल उन्हें मार ही डालेगा। उन्हें पूरा विश्वास है कि चाहे वे अपना सारा पैसा भी छोड़ दे, फिर भी अभय उन्हें नहीं छोड़ेगा। वे चाहते हैं कि आप उनसे मिले, अपने मन का बोझ आपके सामने हल्का करें। शायद आप उन्हें कोई ऐसी सलाह दे सके जिससे उनका डर कुछ कम हो जाए। व्योमकेश कुछ देर सोचकर बोले, अगर कोई किसी महाजन की हत्या करने की ठान ही ले तो उसे रोकना भगवान शिव के लिए भी कठिन होगा। खैर, जब वह सज्जन मुझसे मिलने के लिए इतने उत्सुक है तो मैं अवश्य जाऊंगा। इस दुनिया में हो या अगली दुनिया में, महाजनों से अच्छे संबंध बनाए रखना ही बेहतर होता है। क्यों जीत, क्या कहते हो? मैंने कहा, बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर रक्षित खड़े हो गए और मुस्कुराते हुए बोले, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा पता है। आप कब आएंगे? उन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड व्योमकेश के हाथ में दे दिया। व्योमकेश ने कार्ड देखकर मेरी ओर बढ़ा दिया। मैंने देखा कि विशुपाल का घर ज़्यादा दूर नहीं था। हमारे हैरिसन स्ट्रीट वाले मकान से कुछ ही गलियों की दूरी पर था। व्योमकेश बोले, आज शाम लगभग 5 बजे आऊँगा। अच्छा, नमस्कार। डॉक्टर के जाने के बाद व्योमकेश हंसते हुए बोले, लकवे के मरीज़ को दिलासा देने का काम, ये मेरे जीवन का पहला अनुभव होगा। वह गली बिल्कुल किसी पहाड़ी नदी की तरह टेढ़ी मेढ़ी घूमती हुई आगे बढ़ रही थी। दोनों ओर
3-3 और 4-4 मंजिला मकान खड़े थे। गली चाहे जितनी संकरी हो, मैंने कभी मकानों को छोटा होते नहीं देखा। लगता था जैसे ज़मीन कम पड़ गई हो, इसीलिए वे ऊपर ही ऊपर बढ़ते चले गए हो। एक 3 मंजिला मकान के दरवाजे पर डॉक्टर सुरेश रक्षित की नेम प्लेट देखकर समझ गया कि यही विशुपाल का घर है। डॉक्टर रक्षित ने खिड़की से हमें आते देख लिया। वे बाहर आकर बोले, आइए। मकान पुराने ढंग का बना हुआ था। एक तरफ लंबा और संकरा बरामदा भीतर की ओर चला गया था। बरामदे के एक ओर कमरे के दरवाजे थे और दूसरी ओर 2 खिड़कियां। दरवाजे से डॉक्टर का क्लिनिक दिखाई दे रहा था। कमरा साफ सुथरा और व्यवस्थित था, लेकिन इस समय कोई मरीज नहीं था। केवल एक अधेड़ उम्र का कंपाउंडर दरवाजे के पास खड़ा था। डॉक्टर रक्षित हमें क्लिनिक में नहीं ले गए। उन्होंने कहा, ऊपर चलना होगा, विशु बाबू 3री मंजिल पर रहते हैं। व्योमकेश ने पूछा, अच्छा, क्या आप भी इसी मकान में रहते हैं या सिर्फ आपका क्लिनिक ही यहाँ है? डॉक्टर बोले, मेरे पास 3 कमरे हैं, 2 में क्लिनिक चलता है और 1 में मैं रहता हूँ। मैं अकेला आदमी हूँ, इसलिए कोई परेशानी नहीं होती। दूसरी मंजिल पर भी 3 कमरे थे, वहाँ दफ्तर चलता था। यह मेज़ कुर्सियों वाला दफ्तर नहीं था, बल्कि पुराने मारवाड़ी कारोबारियों की तरह गद्दों पर बैठकर काम करने वाला दफ्तर था। कई मुनीम और क्लर्क हिसाब किताब में व्यस्त थे। व्योमकेश ने पूछा, ये क्या है? डॉक्टर ने बताया, यही विशु बाबू का दफ्तर है। उनका सूद का कारोबार है। कई बड़े बड़े ज़मींदार और रईस भी इनके कर्जदार है। व्योमकेश ने कुछ नहीं कहा। मैं मन ही मन सोचने लगा, विशुपाल केवल शिशुपाल ही नहीं बल्कि जरासंध भी है। 3री मंजिल की सीढ़ियों के पास खाकी वर्दी पहने एक गोरखा चौकीदार बंदूक लिए स्टूल पर बैठा था। हमारे कदमों की आहट सुनकर वह तुरंत खड़ा हो गया और तेज़ निगाहों से हमें देखने लगा। डॉक्टर ने कहा, ठीक है। इतना सुनते ही गोरखा सलाम करके एक ओर हट गया। बरामदे में कुछ कदम आगे बढ़ने पर एक बंद दरवाज़ा मिला। डॉक्टर ने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक स्त्री की आवाज़ आई, कौन है? डॉक्टर ने उत्तर दिया, मैं डॉक्टर रक्षित हूँ, दरवाज़ा खोलिए। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला। एक अधेड़ उम्र की महिला का चेहरा दिखाई दिया। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उन्होंने बारी बारी से हम तीनों को देखा। शायद संतुष्ट हो गई कि कोई खतरा नहीं है। फिर उन्होंने पूरा दरवाज़ा खोल दिया। हम एक अंधेरे से कमरे में दाखिल हुए। अंदर से किसी पुरुष की धीमी आवाज़ आई, अरे ज़रा बत्ती जला दो। महिला ने स्विच दबाया। कमरा रोशनी से भर गया। फिर उन्होंने सिर पर आंचल खींचा और बगल वाले कमरे में चली गई। अब कमरा साफ दिखाई देने लगा। यह एक मध्यम आकार का कमरा था। बीच में एक चारपाई पड़ी थी। उस पर एक बेहद दुबला पतला आदमी कंबल ओढ़े लेटा हुआ था। चारपाई के पास एक छोटी मेज़ थी जिस पर दवाइयों की शीशियाँ, पानी का गिलास और कुछ ज़रूरी सामान रखा था। कमरे का बाकी सामान देखकर ऐसा लगता था मानो किसी नर्सिंग होम के मरीज का कमरा हो। वह दुबला पतला आदमी ही विशुपाल थे। उनके चेहरे का सारा मांस जैसे सूख गया था। बुझी बुझी आंखों से वे हमारी ओर देख रहे थे। सिर के बाल लगभग सफ़ेद हो चुके थे और सामने के दांत न होने के कारण उनके होंठ भीतर की ओर धंस गए थे। उनकी उम्र 50 भी हो सकती थी, 60 भी और 70 भी। वे टूटी हुई आवाज़ में बोले, आइए व्योमकेश बाबू, आप आए, ये मेरा बड़ा सौभाग्य है। आपका स्वागत है। हम लोग चारपाई के पास खड़े हो गए। विशुपाल ने कांपते हुए हाथ जोड़कर कहा, आप लोगों को बेकार तकलीफ़ दी। मुझे ही आपके पास जाना चाहिए था, लेकिन मेरी हालत तो आप देख ही रहे हैं। डॉक्टर ने तुरंत टोका, ज़्यादा बातें मत कीजिए। विशुपाल ने विनती भरे स्वर में कहा, अगर ज़्यादा बात नहीं करूँगा तो काम कैसे चलेगा डॉक्टर? व्योमकेश बाबू को पूरी बात तो बतानी ही होगी। डॉक्टर बोले, तो जो कहना है जल्दी जल्दी कह डालिए। इतना कहकर उन्होंने मेज़ से दवा की एक शीशी उठाई, थोड़ी सी दवा गिलास में डाली, उसमें पानी मिलाया और विशुपाल की ओर बढ़ाते हुए बोले,
पहले ये दवा पी लीजिए। विशुपाल ने अरुचि भरे चेहरे से किसी तरह दवा निगल ली। फिर कुछ सहज होकर बोले, डॉक्टर, इन लोगों के बैठने के लिए कुर्सियाँ दीजिए। डॉक्टर ने 2 कुर्सियाँ चारपाई के पास खींच दी। हम दोनों बैठ गए। विशुपाल व्योमकेश की ओर देखकर बोले, ज़्यादा देर नहीं बोलूँगा, नहीं तो डॉक्टर नाराज़ होंगे। संक्षेप में कहता हूँ, मेरा सूद का कारोबार है। ये बात शायद आपने सुनी होगी। लगभग 25 साल से ये काम कर रहा हूँ। करीब 20 लाख रुपए बाज़ार में चल रहे हैं। मेरे बहुत से बड़े बड़े ग्राहक हैं। मैं कभी बिना गिरवी या ज़मानत के किसी को उधार नहीं देता। लेकिन 2 साल पहले मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई और उसी की सज़ा आज तक भुगत रहा हूँ। मैंने बिना किसी ज़मानत के 30,000 रुपये उधार दे दिए। कुछ क्षण रुककर उन्होंने कहा, आप अभय घोषाल को नहीं जानते? मैं उसके पिता अधर घोषाल को जानता था। वे बहुत अच्छे और ईमानदार आदमी थे। अच्छी खासी संपत्ति बनाई थी। मेरा उनसे कुछ लेन देन भी रहा था, इसलिए मैं उन्हें भली भांति जानता था। करीब 20 साल पहले अधर घोषाल की मृत्यु हो गई और उनका इकलौता बेटा अभय उनकी सारी संपत्ति का मालिक बन बैठा। मैंने उस समय तक अभय को देखा भी नहीं था। उसके बारे में कभी कभार कुछ बातें सुनने में आती थी। मैं सोचता था कि बाप की दौलत हाथ लगने पर हर लड़का थोड़ी बहुत उच्छृंखलता करता ही है, बाद में सब ठीक हो जाता है। लगभग 2 साल पहले की बात है। मैं तो अभय घोषाल को लगभग भूल ही चुका था कि एक दिन वह अचानक मेरे पास आ पहुंचा। उसे देखकर और उसकी बातें सुनकर मैं पूरी तरह प्रभावित हो गया। उसका चेहरा किसी देवता जैसा सुंदर था और उसके चेहरे पर गहरा दुख साफ झलक रहा था। उसने अपना परिचय दिया और कहा, मेरे पिता आपके मित्र थे, इसलिए मुसीबत में सबसे पहले मैं आपके पास आया हूँ। मेरे रिश्तेदारों ने झूठे हत्या के मुकदमे में मुझे फंसा दिया है। किसी तरह ज़मानत पर छूट कर आया हूँ। मुकदमा लड़ने के लिए मुझे 30,000 रुपये की सख्त ज़रूरत है। आप शायद विश्वास नहीं करेंगे। मैं विशुपाल, जिसने कभी बिना ज़मानत के किसी को एक पैसा तक नहीं दिया, उसी आदमी को केवल एक हैंड नोट लिखवा कर पूरे 30,000 रुपये दे बैठा। उस दुष्ट ने जैसे मुझ पर कोई जादू कर दिया था। मैं उसके प्रभाव में पूरी तरह आ गया था। समय आने पर हत्या का मुकदमा अदालत में शुरू हुआ। अखबारों में रोज़ उसकी खबरें छपने लगी। तब मुझे पता चला कि वह कितना बड़ा अपराधी है। ऐसा कोई पाप नहीं था जो उसने न किया हो। उसने अपने पिता की लगभग सारी संपत्ति उड़ा दी थी। न जाने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका था। एक शादीशुदा युवती को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया और लगभग 1 साल बाद उसे जहर देकर मार डाला। उसी हत्या के आरोप में उस पर मुकदमा चल रहा था। एक दिन मैं भी अदालत में उसे देखने गया। वह अभियुक्तों के कटघरे में बैठा था, लेकिन उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे पिंजरे में बंद कोई खूंखार जंगली बाघ हो। उसकी शक्ल देखते ही डर लगता था। मैं मन ही मन सोचने लगा, हे भगवान, मैंने ऐसे आदमी को 30,000 रुपये उधार दे दिए। लेकिन अंत में मुकदमा टिक नहीं पाया। कानून की कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाकर अभय घोषाल पूरी तरह बरी हो गया। उसके खिलाफ हत्या का आरोप साबित नहीं हो सका। इसके बाद लगभग 1 साल और बीत गया। मैं लगातार अभय घोषाल पर नज़र रखे हुए था। तभी मुझे खबर मिली कि वह अपना मकान बेचने की कोशिश कर रहा है। वह उसकी आखिरी अचल संपत्ति थी। अगर वो भी बिक जाती तो उसके पास कुछ भी नहीं बचता और मेरे 30,000 रुपये हमेशा के लिए डूब जाते। विशुपाल ने आगे कहना शुरू किया। फिर मैंने अपने पैसे वापस मांगने शुरू किए। पहले दफ्तर से उसे चिट्ठी भेजी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। 2-3 बार और पत्र भेजे, फिर भी जब कोई उत्तर नहीं मिला तो एक दिन मैं खुद उससे मिलने चला गया।
हम महाजन लोग ज़रूरत पड़ने पर काफ़ी सख्ती से बात करना जानते हैं। मैंने सोचा मुकदमा करने से पहले उसे अच्छी तरह डांट फटकार कराऊं, शायद बात बन जाए। ये घटना आज से लगभग 3 महीने पहले की है। मैं अपने साथ एक गोरखा चौकीदार को लेकर उसके घर पहुंचा। वो सामने वाले कमरे में अकेला कुर्सी पर बैठा था। मुझे देखकर भी वो अपनी जगह से नहीं उठा, कुछ बोला भी नहीं, बस लगातार मेरी ओर देखता रहा। विशुपाल ने गहरी सांस ली और आगे बोले, मैं तो उसे खूब खरी खोटी सुनाने गया था। गुस्से में आकर लगभग आधे घंटे तक उसे और उसके पूरे ख़ानदान को भला बुरा कहता रहा, लेकिन अचानक मेरी नज़र उसकी आंखों पर पड़ी। हे भगवान, वैसी डरावनी आंखें मैंने आज तक नहीं देखी। वह एक शब्द भी नहीं बोल रहा था, लेकिन उसकी आंखें साफ कह रही थी कि वो मुझे जान से मार डालेगा। जो आदमी एक बार हत्या करके बच निकला हो, उसके लिए दूसरी हत्या करना कौन सी बड़ी बात है। उसी पल डर के मारे मेरी रूह कांप उठी। उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, मैं वहाँ एक पल भी नहीं रुका, भागता हुआ घर लौट आया। घर पहुँचते ही मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। लाख कोशिश करने पर भी कांपना बंद नहीं हुआ। तब मैंने डॉक्टर साहब को बुलवाया। वे आए और किसी तरह दवा देकर मेरी हालत संभाली। उस समय तो कुछ राहत मिल गई, लेकिन रात के आखिरी पहर फिर से पूरा शरीर कांपने लगा। इस बार बड़े डॉक्टर को बुलाया गया। उन्होंने आकर देखा कि मुझे लकवे का दौरा पड़ चुका है। मेरे दोनों पैर बेकार हो गए थे। कुछ देर चुप रहकर वे बोले, तब से मैं इसी बिस्तर पर पड़ा हूँ। डॉक्टर लोग कहते हैं कि बीमारी से मेरी जान को कोई ख़ास खतरा नहीं है, लेकिन मेरे मन से मौत का डर नहीं जाता। मुझे पूरा विश्वास है कि अभय घोषाल मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। मैं घर से बाहर नहीं निकलता। दरवाजे पर बंदूकधारी गोरखा चौकीदार बैठा रखा है, फिर भी मुझे चैन नहीं मिलता। अब आप ही बताइए व्योमकेश बाबू, मेरे बचने का क्या उपाय है। इतना कहकर विशुपाल पूरी तरह थक गए और निढाल होकर बिस्तर पर लेट गए। डॉक्टर ने उनकी नब्ज़ देखी, लेकिन उन्हें कोई और दवा देने की ज़रूरत नहीं समझी। व्योमकेश सिर झुकाए गहरी सोच में डूबे बैठे रहे। उसी समय विशुपाल की पत्नी कमरे में आई। उन्होंने सिर पर घूंघट लिया हुआ था। दोनों हाथों में चाय के 2 प्याले थे। हम दोनों उठकर खड़े हो गए। उन्होंने चुपचाप हमारे हाथों में चाय के प्याले थमा दिए, फिर अपने पति की ओर चिंता भरी नज़र से देखा और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चली गई। वे बहुत शांत स्वभाव की महिला थी, लगभग कुछ बोलती ही नहीं थी। हम फिर बैठ गए। मैंने देखा विशुपाल बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से व्योमकेश के चेहरे की ओर देख रहे थे। व्योमकेश ने चाय की एक छोटी सी चुस्की ली और पूछा, आपने अपनी सुरक्षा के लिए जितनी सावधानी बरत सकते थे लगभग सब कर ली है। फिर भी 1-2 बातें पूछना चाहता हूँ। खाने पीने का इंतज़ाम कैसे होता है। विशुपाल बोले, पहले एक रसोइया था, उसे हटा दिया है। अब मेरी पत्नी ही खाना बनाती है। बाहर बाजार का कोई सामान घर में नहीं आता। व्योमकेश ने पूछा, नौकर चाकर। विशुपाल ने कहा, एक नौकरानी और एक नौकर था, दोनों को निकाल दिया है। सीढ़ियों के पास गोरखा चौकीदार बैठा रहता है। अब इससे ज़्यादा और क्या कर सकता हूँ। व्योमकेश ने अगला सवाल किया, आपका कारोबार कैसे चल रहा है। विशुपाल बोले, मेरा मुख्य मुनीम ही सारा काम संभालता है। जब बहुत ज़रूरी बात होती है तभी ऊपर आकर मुझसे पूछ लेता है, लेकिन उसे भी मैं कमरे के अंदर आने नहीं देता। वह दरवाजे पर खड़े खड़े ही बात करके चला जाता है। बाहर का कोई भी आदमी इस कमरे में नहीं आता, सिर्फ डॉक्टर साहब को छोड़कर। व्योमकेश ने चाय खत्म की, उठकर खड़े हुए और हल्की मुस्कान के साथ बोले, आपने अपनी सुरक्षा के लिए जो कुछ किया जा सकता था लगभग सब कर चुके हैं। फिलहाल मुझे इससे ज़्यादा कोई उपाय नहीं सूझ रहा। लेकिन एक बात बताइए, क्या आपको पूरा यकीन है कि अभय घोषाल सचमुच आपकी हत्या करना चाहता है। विशुपाल घबराकर उठकर बैठने की कोशिश करने लगे।
लेकिन फिर वापस बिस्तर पर गिर पड़े। बेचैन आवाज़ में बोले, हाँ व्योमकेश बाबू, मेरी अंतरात्मा कहती है कि अभय घोषाल मुझे मार डालना चाहता है, वरना मुझे इतना डर क्यों लगता? कोलकाता कोई जंगल तो नहीं है कि आदमी यूं ही मौत के डर से कांपता फिरे। व्योमकेश ने शांत स्वर में पूछा, ये बात तो ठीक है, लेकिन इस तरह कब तक जी पाएंगे? विशुपाल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बस यही तो मेरी सबसे बड़ी चिंता है। मैं कब तक इस तरह डर डर कर जीऊँ? इसीलिए तो मैंने आपको बुलाया है व्योमकेश बाबू। कोई रास्ता निकालिए, मुझे बचा लीजिए। व्योमकेश कुछ क्षण सोचते रहे, फिर बोले, मैं इस बारे में सोचूंगा। अगर कोई उपाय सूझा तो आपको ज़रूर बताऊंगा। अच्छा, अब हम चलते हैं। विशुपाल ने डॉक्टर को आवाज़ दी, डॉक्टर। डॉक्टर रक्षित ने तुरंत अपनी जेब से 100 रुपये का एक नोट निकालकर व्योमकेश की ओर बढ़ाया। व्योमकेश ने आश्चर्य से भौवें उठाई और पूछा, ये किस लिए? बिस्तर पर लेटे लेटे विशुपाल बोले, ये आपकी फ़ीस है। मैंने आपको इतनी तकलीफ़ दी, आपका इतना समय लिया। व्योमकेश बोले, लेकिन हमारी तो ऐसी कोई बात तय नहीं हुई थी। विशुपाल ने आग्रह किया, फिर भी आपको ये लेना ही होगा। अनमने मन से व्योमकेश ने वह नोट ले लिया। इसके बाद डॉक्टर हमें नीचे तक छोड़ने चले। सीढ़ियों के पास बैठा गोरखा चौकीदार फिर से सलाम करने लगा। सीढ़ियाँ उतरते हुए व्योमकेश ने पूछा, कि ये आदमी 2400 घंटे पहरा देता है? डॉक्टर ने जवाब दिया, नहीं, ऐसे 2 गोरखा है। दोनों पुराने और भरोसेमंद आदमी हैं। पहले दूसरी मंजिल पर पहरा देते थे। एक सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक ड्यूटी करता है और दूसरा रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक। व्योमकेश ने पूछा, तो फिर सुबह 8 से 10 बजे तक और रात 8 से 10 बजे तक कोई पहरा नहीं रहता? डॉक्टर मुस्कुरा कर बोले, नहीं, उन 2 घंटों में मैं खुद यही रहता हूँ। जब हम दूसरी मंजिल पर पहुँचे तब तक दफ्तर बंद हो चुका था। मुनीम और कर्मचारी जा चुके थे और दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। नीचे भूतल पर पहुंचकर व्योमकेश बोले, डॉक्टर साहब, आपसे 2-1 बातें और पूछनी है। डॉक्टर ने कहा, ज़रूर, आइए, मेरे डिस्पेंसरी में बैठते हैं। हम सामने वाले कमरे में चले गए। ये मरीजों के बैठने का कमरा था। नई मेज़, कुर्सियाँ और बेंचें करीने से लगी हुई थी। सब कुछ साफ सुथरा और व्यवस्थित था। कंपाउंडर बगल की बेंच पर ऊँघ रहा था। हमें देखकर वह तुरंत उठकर अंदर वाले कमरे में चला गया। व्योमकेश ने पूरे कमरे पर एक नज़र डाली और मुस्कुराकर कहा, आपने तो बड़ी बढ़िया डिस्पेंसरी बना रखी है। डॉक्टर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सजा कर रखना पड़ता है। आप तो जानते ही हैं, अगर दिखावा अच्छा न हो तो मरीज़ भी नहीं आते। व्योमकेश ने पूछा, यहाँ प्रैक्टिस करते हुए कितना समय हो गया? डॉक्टर ने उत्तर दिया, लगभग 3 साल हो गए। उससे पहले मैं मुफस्सिल में प्रैक्टिस करता था। व्योमकेश ने पूछा, लगता है कामकाज ठीक चल रहा है? डॉक्टर ने कहा, बुरा नहीं है, जैसे तैसे चल रहा है। कुछ पुराने और अच्छे मरीज़ भी है, और अगर मैं विशु बाबू को ठीक कर सका तो मेरी प्रतिष्ठा भी काफ़ी बढ़ जाएगी। व्योमकेश ने सिर हिलाया और फिर पूछा, डॉक्टर साहब, विशुपाल को जो हर समय मौत का डर लगा रहता है, क्या ये केवल उनके मन का वहम है या सचमुच उनकी जान को खतरा है? डॉक्टर कुछ क्षण चुप रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, खतरा सचमुच है। हाँ, जिन लोगों के पास बहुत धन दौलत होती है उन्हें मरने का डर भी ज़्यादा सताता है, लेकिन विशुपाल का डर बेबुनियाद नहीं है। अभय घोषाल सचमुच एक खतरनाक हत्यारा है। मैंने सुना है कि वह अब तक कम से कम 3 हत्याएं कर चुका है। यहाँ तक कि कुछ लोगों को तो इस बात का भी शक है कि उसने अपने ही पिता को जहर देकर मार डाला था। व्योमकेश ने आश्चर्य से कहा, अच्छा, तो ये इतना बड़ा खिलाड़ी है। अब याद आया, लगभग 2 साल पहले उसके मुकदमे की खबरें अखबारों में पड़ी थी। क्या आपको उसका पता मालूम है? डॉक्टर बोले, हाँ बिल्कुल, यही पास में रहता है, ज़्यादा दूर नहीं। अगर आप उससे मिलना चाहते हैं तो मैं उसका पता लिख देता हूँ।
उन्होंने कागज़ का एक टुकड़ा लिया और उस पर अभय घोषाल का पता लिखकर ब्योमकेश को दे दिया। ब्योमकेश ने वो पर्ची मोड़कर जेब में रख ली। फिर पूछा, एक बात और, विशु बाबू की पत्नी को भी कोई बीमारी है क्या? डॉक्टर ने उत्तर दिया, हाँ, उन्हें स्नायु संबंधी बीमारी है। स्वभाव से भी बहुत नाजुक और घबराने वाली है। ऊपर से उनकी कोई संतान भी नहीं है। व्योमकेश ने सिर हिलाते हुए कहा, समझ गया। अच्छा, अब हम चलते हैं। विशु बाबू ने 100 रुपये देकर मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी डाल दी है। अब उनकी समस्या पर गंभीरता से सोचना ही पड़ेगा। जब हम बाहर निकले तब तक सड़क की बत्तियां जल चुकी थी। व्योमकेश ने घड़ी देखी और कहा, 6:30 बज गए हैं। चलो उस कथित हत्यारे से भी मिलते चलते हैं। आखिर विशुपाल ने फीस दी है तो उनके लिए कुछ न कुछ करना तो बनता है। गली के मोड़ पर हमें एक रिक्शा मिल गया। हम दोनों उस पर बैठकर उत्तर की ओर चल पड़े। मैंने एक बात पहले भी कई बार देखी थी। हमारी हैरिसन स्ट्रीट की तुलना में आसपास की सारी सड़कें लोगों से भरी रहती थी, लेकिन हैरिसन स्ट्रीट पर हमेशा अपेक्षाकृत कम भीड़ रहती थी। चारों ओर जहाँ मानो इंसानों का सैलाब उमड़ता रहता, वहीं ये सड़क किसी शांत और संकरी नहर की तरह अलग थलग दिखाई देती थी। कुछ देर बाद हम एक मकान के सामने पहुँचे। रिक्शा वहीं रुक गया। व्योमकेश ने मकान का नंबर मिलाकर कहा, यही घर है। मकान सड़क से थोड़ा हटकर बना था। बीच में थोड़ी सी खुली ज़मीन थी जहाँ एक काठ चंपा का पेड़ लगा था। उसी की शाखाएं मकान को सड़क से लगभग ढक रही थी। 2 मंजिला मकान की ऊपरी मंजिल अंधेरे में डूबी थी। नीचे की एक खिड़की से हल्की सी रोशनी पत्तों के बीच से बाहर आ रही थी। हम फाटक खोलकर भीतर चले गए। सामने का कमरा मेज़ कुर्सियों से सजा हुआ था, मानो कोई दफ्तर हो। एक आदमी कुर्सी पर बैठा आलस्य से पेंसिल लेकर कागज़ पर यूं ही लकीरें खींच रहा था। हमारे पहुंचते ही उसने सिर उठाकर हमारी ओर देखा। वो सचमुच बहुत सुंदर आदमी था। उसकी उम्र लगभग 35 वर्ष होगी। रंग गोरा, घुंघराले बाल, बीच में मांग निकली हुई और नाक नक्श इतने तराशे हुए मानो किसी चित्रकार ने बड़ी सावधानी से बनाए हो। मैं भी ठीक विशुपाल की तरह उसे देखते ही कुछ क्षण के लिए प्रभावित हो गया। दरवाजे पर खड़े खड़े व्योमकेश ने कहा, क्या हम अंदर आ सकते हैं? मेरा नाम व्योमकेश बख्शी है और ये मेरे मित्र अजीत बंदोपाध्याय है। अभय घोषाल की आंखों में एक पल के लिए सतर्कता चमकी, फिर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। वह बोला, अरे, सत्य की खोज करने वाले व्योमकेश बख्शी, ये तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आइए, बैठिए। हम दोनों जाकर उसके सामने बैठ गए। उसने पेंसिल मेज़ पर रख दी और मुस्कुराते हुए पूछा, कहिए, क्या बात है? जहाँ तक मुझे याद है, हाल फिलहाल मैंने ऐसा कोई बुरा काम नहीं किया कि आप मेरे घर तक चले आए। व्योमकेश भी मुस्कुराए, ऐसी कोई बात नहीं, बस आपसे मिलने का मन हुआ इसीलिए चला आया। अभय घोषाल ने हंसते हुए कहा, अच्छा, तो मैं देखने लायक कोई चीज़ हूँ? आप अपनी इच्छा से आए हैं या किसी ने भेजा है? व्योमकेश ने उत्तर दिया, भेजा तो किसी ने नहीं। हाँ, महाजन विशुपाल ने अपनी परेशानी मुझे बताई थी, इसलिए सोचा आपसे भी मिल लिया जाए। अभय घोषाल कुछ क्षण चुप रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, ओह, शिशुपाल, अब समझा कि आपको किसने भेजा है। पहले ही अंदाज़ा हो गया था कि कोई कारण ज़रूर है, लेकिन विशुपाल का ख्याल नहीं आया था। व्योमकेश ने कहा, शायद आपको मालूम होगा कि विशुपाल को लकवा मार गया है। अभय ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, सच? मुझे तो इसकी कोई खबर नहीं थी। करीब 3 महीने पहले वो मेरे घर आए थे और जाते जाते मेरे पूरे ख़ानदान को खूब गालियाँ देकर गए थे। भगवान का न्याय बड़ा विचित्र है। उसकी आवाज़ में न गुस्सा था न शिकायत। वो फिर से पेंसिल उठाकर कागज़ पर यूं ही लकीरें खींचने लगा। व्योमकेश ने कहा, आपके घर से लौटने के तुरंत बाद ही उन्हें लकवे का दौरा पड़ा। तब से वे अपने घर में ही बंद है। हाँ, लकवा तो एक वजह है ही, लेकिन उससे भी बड़ी वजह है आपका डर। उन्हें पूरा विश्वास है कि आप उनकी हत्या कर देंगे। अभय घोषाल ने भौवें उठाई और बनावटी हैरानी से कहा,
मुझसे डर? आप क्या कह रहे हैं? मैं तो उनका कर्जदार हूँ और वे मेरे महाजन। डरना तो मुझे चाहिए, उन्हें नहीं। ये कहते समय उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बनी रही। व्योमकेश ने शांत स्वर में कहा, लेकिन विशुपाल का विश्वास है कि आप उन्हें जान से मार देना चाहते हैं। अभय घोषाल हल्की हंसी के साथ बोला, देखिए, दुनिया का यही नियम है, जिस पर एक बार आरोप लग जाए वही हमेशा दोषी माना जाता है। मैं एक बार हत्या के मुकदमे में फंस गया था, इसलिए अब हर कोई मुझे हत्यारा समझता है। लेकिन ये कोई नहीं सोचता कि अदालत ने मुझे पूरी तरह बेकसूर साबित करके बरी कर दिया था। कुछ क्षण रुककर वह धीमे लेकिन अजीब आत्मविश्वास से बोला, हाँ, एक बात ज़रूर सच है। मेरी कुंडली में शायद ऐसा लिखा है कि जो भी मुझसे दुश्मनी करता है वो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहता। फिर उसने मुस्कुराकर पूछा, लगता है अब आप लोग चलेंगे? व्योमकेश उठकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, हाँ, आपसे मिलने आया था, मुलाकात हो गई, अब चलता हूँ। हाँ, जाते जाते एक बात कहूँगा, अगर विशुपाल की किसी अस्वाभाविक या संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हुई तो मुझे बहुत दुख होगा, और अंत में आपको भी उसका दुख उठाना पड़ेगा। व्योमकेश की बात सुनते ही अभय घोषाल का चेहरा एकदम बदल गया। उसके होठों की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। उसकी आंखों में ऐसी क्रूर और हिंसक चमक उभरी कि मेरा दिल सहम गया। वह बिना पलक झपकाए सांप जैसी ठंडी और जहरीली निगाहों से व्योमकेश को घूरता रहा। मेरे सीने की धड़कन जैसे एक पल के लिए रुक गई। अब मुझे समझ में आया कि विशुपाल उसके डर से इतने आतंकित क्यों थे। मैंने आज तक किसी इंसान की आंखों में मौत की ऐसी साफ और भयानक चेतावनी नहीं देखी थी, लेकिन व्योमकेश पर उसका कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने बिल्कुल शांत और बेपरवाह नज़र से अभय की ओर देखा और बोले, चलो अजीत। हम दोनों बाहर निकल आए। सड़क पर पहुंचकर देखा कि सामने एक टैक्सी खड़ी थी। मैंने ड्राइवर को बुलाने के लिए हाथ उठाया ही था कि टैक्सी अचानक चल पड़ी। कुछ ही क्षणों में उसने तेज़ रफ्तार पकड़ ली और हमारी आंखों से ओझल हो गई। मैंने व्योमकेश की ओर देखा। वे जाती हुई टैक्सी को ध्यान से देखते रहे, फिर बोले, क्या तुम्हें टैक्सी के अंदर कोई दिखाई दिया था? मैंने कहा, नहीं, लेकिन ड्राइवर हमारी ही तरफ देख रहा था, इसलिए मैंने समझा कि टैक्सी खाली है। हाँ, हो सकता है पीछे की सीट पर कोई बैठा हो, व्योमकेश ने धीरे से कहा। मुझे लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा था। मैंने हैरानी से पूछा, कौन हमारा पीछा करेगा? व्योमकेश बोले, डॉक्टर रक्षित के अलावा तो किसी को यह भी नहीं मालूम था कि हम यहाँ आने वाले हैं। मैंने पूछा, लेकिन क्यों? उसका उद्देश्य क्या हो सकता है? व्योमकेश ने सिर हिलाया। ये मैं अभी नहीं कह सकता। हो सकता है ये सिर्फ संयोग हो। शायद टैक्सी में कोई ऐसा यात्री बैठा हो जिसे हम नहीं देख पाए और ड्राइवर किसी वजह से गाड़ी रोककर फिर चला गया हो। रात के लगभग 7:30 बज चुके थे। हम दोनों पैदल ही अपने घर की ओर चल पड़े, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी शंका घर कर गई थी, जो रास्ते भर मेरा पीछा करती रही। अगली सुबह जैसे ही मैंने अखबार खोला, मेरे मुंह से अचानक निकल पड़ा, अरे! व्योमकेश ने तुरंत मेरी ओर देखा और बोले, क्या हुआ? कहीं विशुपाल की हत्या तो नहीं हो गई? मैंने कहा, नहीं, विशुपाल नहीं, अभय घोषाल मारा गया है। कुछ क्षण तक व्योमकेश मुझे अवाक देखते रहे। फिर उन्होंने मेरे हाथ से अखबार झट से लेकर खबर पढ़नी शुरू कर दी। समाचार बहुत छोटा था। उसमें लिखा था कि पिछली रात हैरिसन स्ट्रीट निवासी अभय घोषाल अपने बिस्तर पर सोते समय मृत पाए गए। उनकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच चुकी थी, लेकिन हत्यारा कौन है इसका अभी तक पता नहीं चल पाया था। समाचार में ये भी याद दिलाया गया था कि 2 वर्ष पहले अभय घोषाल पर हत्या का मुकदमा चला था, लेकिन वे सबूतों के अभाव में बरी हो गए थे। ये खबर पढ़कर मैं कुछ देर तक स्तब्ध बैठा रहा। मेरे मन ने तो बिल्कुल दूसरी संभावना सोच रखी थी।
कल रात 7:30 बजे तक तो हम स्वयं अभय घोषाल से मिलकर आए थे। वो पूरी तरह निश्चिंत था, मुस्कुराकर व्योमकेश से बातें कर रहा था। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? उसने तो जाते जाते ये भी कहा था कि उसके बहुत से दोस्त हैं। क्या सड़क पर खड़ी उस टैक्सी में उसका कोई दुश्मन छिपा बैठा था? क्या हमारे वहां से निकलते ही वो वापस आया और उसने अभय की हत्या कर दी? या फिर उस टैक्सी में डॉक्टर रक्षित थे? लेकिन डॉक्टर रक्षित भला अभय घोषाल की हत्या क्यों करते? इन सब सवालों का कोई जवाब नहीं था। मैं अभी इन्हीं बातों में उलझा हुआ था कि तभी इंस्पेक्टर रमापति बाबू आ गए। हमारी उनसे कोई गहरी दोस्ती नहीं थी, लेकिन अच्छी जान पहचान जरूर थी। वे पुलिस विभाग के काफ़ी योग्य और अनुभवी अधिकारी माने जाते थे। हमारी ही उम्र के रहे होंगे। मजबूत शरीर, शांत और विनम्र बोलचाल और ऐसी पैनी नज़र कि सामने वाले के मन की बात पढ़ ले। व्योमकेश ने उनका स्वागत किया और बैठने का आग्रह करते हुए कहा, अभी अभी अखबार में पढ़ा कि आपके इलाके में अभय घोषाल की हत्या हो गई। रमापति बाबू ने गौर से व्योमकेश की ओर देखा और पूछा, क्या आप अभय घोषाल को जानते थे? व्योमकेश ने सहज भाव से उत्तर दिया, पहले नहीं जानता था। हाँ, कल शाम पहली बार उससे मिलने गया था। रमापति बाबू चौंक पड़े। अच्छा, आप उससे मिलने गए थे? किस लिए? व्योमकेश मुस्कुराकर बोले, पहले आप पूरी घटना सुनाइए, उसके बाद मैं बताऊंगा कि हम वहां क्यों गए थे। रमापति बाबू कुछ पल सोचते रहे, फिर बोले, ठीक है, पहले मैं ही सब बताता हूँ। अभय घोषाल पर पुलिस की काफ़ी समय से नज़र थी। वह बाहर से बहुत सभ्य और शरीफ बनने की कोशिश करता था, लेकिन असल में उससे बड़ा बदमाश बहुत कम देखने को मिलता है। न जाने कितने अच्छे घरों की लड़कियों की ज़िंदगी उसने बर्बाद की थी। उसकी अपनी एक पत्नी भी थी, जिसकी अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। बाद में वह एक सम्मानित व्यक्ति की पत्नी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। उस आदमी ने मजबूर होकर अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। फिर वो महिला अभय पर शादी का दबाव डालने लगी। तब अभय ने उसे जहर देकर मार डाला। इसी हत्या के आरोप में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और मामला अदालत तक पहुंचा, लेकिन अदालत में अपराध साबित नहीं हो सका। हत्या की धारा 302 के तहत मुकदमा चला, मगर सबूतों की कमी के कारण वो बरी हो गया। बस यही है अभय घोषाल का इतिहास। मुझे पूरा विश्वास है कि केवल कोलकाता शहर में ही कम से कम 10 ऐसे लोग मिल जाएंगे जो मौका मिलने पर उसकी हत्या करके खुश होते। कल रात लगभग 12 बजे उसकी नौकरानी थाने आई और उसने सूचना दी कि अभय घोषाल की हत्या हो गई है। उस समय मैं थाने में नहीं था। खबर मिलते ही तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गया। अभय घोषाल की आर्थिक हालत अब पहले जैसी नहीं रही थी। वह उस मकान में अकेला रहता था। उसकी देखभाल के लिए केवल एक कम उम्र की नौकरानी थी। उसी नौकरानी ने आकर थाने में सूचना दी थी। हम वहां पहुंचे तो देखा कि अभय ऊपर की मंजिल के कमरे में बिस्तर पर करवट लेकर पड़ा था। उसकी पीठ के बाईं ओर एक नुकीली लोहे की सलाख धसी हुई थी। नौकरानी से पूछताछ करने पर पता चला कि अभय रात लगभग 9 बजे खाना खाकर सोने चला गया था। नौकरानी ने घर का बाकी काम निपटाया, खुद खाना खाया, फिर दरवाजे और खिड़कियां बंद करके जब अभय के कमरे में गई तब तक कोई आकर उसकी हत्या कर चुका था। हमने नौकरानी को हिरासत में रखा है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि उसी ने हत्या की है। हत्यारा कौन है इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। अभय के जितने भी दुश्मन थे और जिन लोगों ने पहले उसके खिलाफ अदालत में गवाही दी थी, उन सभी की मौजूदगी की जांच कर ली गई है। फिलहाल उनमें से किसी पर भी शक नहीं जाता। फिलहाल यही स्थिति है। अब आप बताइए, आप क्या जानते हैं? व्योमकेश ने कहा, मैं कुछ जानता हूँ, यह आपको कैसे पता चला? रमापति बाबू ने जेब से कागज़ का एक छोटा सा टुकड़ा निकालकर व्योमकेश की ओर बढ़ाया और बोले, ये कागज़ अभय के नीचे वाले कमरे की मेज़ पर पड़ा मिला था। मैंने झुक कर देखा। कागज़ पर पहले पेंसिल से कुछ टेढ़ी मेढ़ी लकीरें खींची गई थी। फिर नीचे लिखा था, व्योमकेश बख्शी डैश शिशुपाल।
तभी मुझे याद आया कि पिछली रात अभय घोषाल हमारे सामने बैठा इसी तरह कागज़ पर कुछ लकीरें खींच रहा था। रमापति बाबू बोले, ये देखकर मुझे लगा कि शायद आप कुछ जानते हो, इसलिए मैं आपके पास चला आया। ब्योमकेश ने कहा, ठीक है, अब आप वह सब सुनिए जो मैं जानता हूँ। इसके बाद ब्योमकेश ने पिछली सुबह डॉक्टर रक्षित के आने से लेकर अब तक घटी सारी घटनाएं क्रमवार सुना दी। रमापति बाबू ने पूरी बात बड़े ध्यान से सुनी। कहानी समाप्त होने पर वे सोच में पड़ गए और बोले, मामला सचमुच संदेहास्पद है, लेकिन बिशुपाल का हत्या करने का कोई स्पष्ट कारण मुझे दिखाई नहीं देता। ऊपर से वो तो लकवे का मरीज़ है। आपका क्या विचार है? ब्योमकेश ने कहा, मैं अभी किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा हूं। क्या आपको मौत का समय मालूम है? रमापति बाबू बोले, पुलिस सर्जन का कहना है कि हत्या रात 9 बजे के बाद और 12 बजे से पहले हुई है। ब्योमकेश कुछ देर सोचकर बोला, मुझे लगता है कि पहले ये अच्छी तरह जांच लेना चाहिए कि बिशुपाल सचमुच पूरी तरह लकवाग्रस्त है या नहीं। रमापति बाबू ने सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल, जब अभी तक कोई दूसरा संदिग्ध नहीं मिल रहा है तो बिशुपाल की भी अच्छी तरह जांच कर लेनी चाहिए। क्या मैं आपका टेलीफोन एक बार इस्तेमाल कर सकता हूँ? ब्योमकेश बोला, ज़रूर, आइए। वह रमापति बाबू को साथ वाले कमरे में ले गया। कुछ देर बाद रमापति बाबू वापस आए और बोले, मैंने पुलिस सर्जन से कह दिया है कि वे बिशुपाल के घर पहुँचे। मैं भी वहीं जा रहा हूँ। आप लोग भी चलेंगे? ब्योमकेश बोला, क्यों नहीं, चलिए। हम 5 मिनट के भीतर तैयार होकर रमापति बाबू के साथ निकल पड़े। बिशुपाल के घर के सामने हलचल दिखाई दे रही थी। पुलिस सर्जन घर के दरवाजे के पास पुलिस की गाड़ी में बैठे थे। सड़क पर भीड़ जमा थी। डॉक्टर रक्षित दरवाजे के पास बेचैनी से खड़े थे। हमें देखते ही पुलिस सर्जन सुशील बाबू गाड़ी से उतर आए। उसी समय डॉक्टर रक्षित हमारी ओर बढ़ते हुए घबराई हुई आवाज़ में बोले, ब्योमकेश बाबू, क्या हुआ है? ब्योमकेश ने दोनों पक्षों का परिचय करा दिया। रमापति बाबू ने डॉक्टर रक्षित से कहा, पुलिस के डॉक्टर बिशुपाल की जांच करना चाहते हैं। क्या आपको कोई आपत्ति है? डॉक्टर रक्षित कुछ क्षण आश्चर्य से उन्हें देखते रहे, फिर बोले, आपत्ति? बिल्कुल नहीं, लेकिन क्यों, क्या बात है? रमापति बाबू ने कहा, अभय घोषाल नाम के एक व्यक्ति की कल रात हत्या हो गई है। डॉक्टर रक्षित ने आश्चर्य से दोहराया, अभय घोषाल की हत्या हो गई? फिर जैसे उन्हें सब समझ में आ गया, हल्की सी सूखी मुस्कान के साथ बोले, ओह, समझ गया। आप लोगों को शक है कि बिशु बाबू ने अभय घोषाल की हत्या की है। यानी आपको लगता है कि उनका लकवा असली नहीं, केवल दिखावा है। अच्छा, आइए, उनकी अच्छी तरह जांच कर लीजिए। हम सब सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर चले गए। दूसरी मंजिल पर दफ्तर खुला हुआ था। तीसरी मंजिल पर सीढ़ियों के पास वही गोरखा पहरेदार बैठा था। डॉक्टर रक्षित ने उसे आश्वस्त किया और बंद दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला। बिशुपाल की पत्नी घबराई हुई आंखों से बाहर देखने लगी। पिछली शाम की तरह ही सारी प्रक्रिया दोहराई गई। जैसे ही वे बगल वाले कमरे में चली गई, हम पांचों कमरे के भीतर दाखिल हुए। डॉक्टर रक्षित ने बत्ती जला दी। बिशुपाल बिस्तर पर कंबल ओढ़े लेटे थे। उन्होंने चिड़चिड़े स्वर में पूछा, क्या बात है डॉक्टर, इतने लोग क्यों आए हैं? डॉक्टर रक्षित उनके बिस्तर के पास झुककर बोले, पुलिस के डॉक्टर आए हैं, वे आपकी जांच करना चाहते हैं। बिशुपाल की आवाज़ और तेज़ हो गई, क्यों? पुलिस का डॉक्टर मेरी जांच क्यों करेगा? डॉक्टर रक्षित ने शांत स्वर में कहा, अभय घोषाल की हत्या हो गई है, इसलिए। ये सुनते ही बिशुपाल का ऊपरी शरीर एकदम कांप उठा। उन्होंने घबरा कर पूछा, किसकी हत्या हो गई? क्या कहा तुमने डॉक्टर? डॉक्टर ने फिर दोहराया, अभय घोषाल की हत्या हो गई है। एक पल के लिए बिशुपाल के चेहरे पर राहत की चमक दिखाई दी, लेकिन अगले ही क्षण उनका चेहरा फिर उतर गया। टूटी हुई आवाज़ में वे बोले, अभय घोषाल मर गया? लेकिन मैंने उसे 30,000 रुपये उधार दिए थे। ब्याज सहित अब वो रकम 33,000 हो चुकी है।
अब मेरे पैसे का क्या होगा? डॉक्टर रक्षित ने शांत स्वर में कहा, पैसों की चिंता बाद में कीजिए। अभी ये लोग ये देखने आए हैं कि आपको सचमुच लकवा हुआ है या नहीं। बिशुपाल ने तीखी नज़रों से सबकी ओर देखते हुए पूछा, क्या मतलब? रमापति बाबू बिस्तर के पास आए और शांत स्वर में बोले, देखिए, हमारा कोई बुरा इरादा नहीं है। पुलिस के डॉक्टर सिर्फ आपकी जांच करना चाहते हैं। क्या आपको कोई आपत्ति है? बिशुपाल बोले, आपत्ति? कैसी आपत्ति? क्या पुलिस का डॉक्टर मेरा रोग ठीक कर देगा? डॉक्टर सुशील बाबू मुस्कुराकर बोले, कोशिश करके देख सकते हैं। कुछ देर सवाल जवाब होने के बाद बिशुपाल जांच के लिए तैयार हो गए। डॉक्टर सुशील बाबू ने उनके शरीर से कंबल हटाकर जांच शुरू की। बिशुपाल के दोनों पैर लकवे के कारण बिल्कुल सुन्न थे, जबकि शरीर का ऊपरी हिस्सा सामान्य रूप से काम कर रहा था। डॉक्टर ने उनके पैरों में सुई चुभोकर देखा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने कई और तरह की जांच की, नाड़ी देखी, रक्तचाप मापा और डॉक्टर रक्षित से बीमारी के बारे में कई सवाल पूछे। अंत में उन्होंने गहरी सांस ली और फिर बिशुपाल को दोबारा कंबल उड़ा दिया। जांच के दौरान एक बार मेरी नज़र कमरे के भीतर वाले दरवाजे की ओर गई। मैंने देखा कि बिशु बाबू की पत्नी दरवाज़ा थोड़ा सा खोलकर चुपचाप अपने पति की ओर देख रही थी। उनके चेहरे पर जो बेचैनी थी वो सामान्य चिंता नहीं लग रही थी। उसमें एक अजीब सा भय और अस्वाभाविक घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। जांच पूरी होने पर डॉक्टर सुशील बाबू बोले, हो गया, अब चलिए। हम लोग दरवाजे की ओर बढ़े। तभी पीछे से बिशुपाल की आवाज़ आई, क्या देखा डॉक्टर? क्या मैं ठीक हो जाऊंगा? डॉक्टर सुशील बाबू कुछ असहज होकर बोले, ठीक होने की संभावना है। आपके डॉक्टर आपका इलाज अच्छी तरह कर रहे हैं। अच्छा, नमस्कार। पुलिस की गाड़ी से वापस लौटते समय ब्योमकेश ने डॉक्टर सुशील बाबू से पूछा, तो इसका मतलब ये बीमारी केवल नाटक नहीं है? डॉक्टर सुशील बाबू ने दृढ़ता से उत्तर दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये असली लकवा है। उस दिन दोपहर भर ब्योमकेश बेचैन सी नज़रों से छत की कड़ियों को देखता हुआ तख्त पर लेटा रहा और एक के बाद एक न जाने कितनी सिगरेट पीता रहा। शाम को जब चाय आई तब भी वह नहीं उठा। ये देखकर मैंने कहा, पुलिस ने तो तुम्हें अभय घोषाल की हत्या की जांच के लिए बुलाया नहीं है, फिर तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? ब्योमकेश बोला, चिंता नहीं अजीत, ये मेरे विवेक की चुभन है। इतना कहकर वह अचानक उठ खड़ा हुआ और बगल वाले कमरे में चला गया। वहाँ से मुझे उसके किसी को टेलीफोन करने की आवाज़ सुनाई दी। कुछ मिनट बाद जब वह वापस आया तो उसके चेहरे पर पहले से कुछ अधिक ताजगी दिखाई दे रही थी। मैंने पूछा, किसे फ़ोन किया था? उसने उत्तर दिया, डॉक्टर असीम सेन को। डॉक्टर असीम सेन से हमारी जान पहचान पहले के एक पुराने मामले कुंची कुंची नारी के दौरान हुई थी। ब्योमकेश ने एक ही घूंट में चाय खत्म की और बोला, चलो बाहर चलते हैं। मैंने पूछा, कहाँ? वो बोला, बिशुपाल के घर। जब हम बिशुपाल के घर पहुँचे तब दफ्तर के कर्मचारी अपना दिन का काम खत्म करके सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। डॉक्टर रक्षित अपने क्लिनिक में मेज़ पर पैर रखे आराम से सिगरेट पी रहे थे। हमें देखते ही उन्होंने तुरंत पैर नीचे कर लिए। ब्योमकेश ने कहा, लगता है इस समय कोई मरीज़ नहीं है, ज़रा हमारे साथ ऊपर चलिए। आपकी मौजूदगी में मुझे बिशु बाबू से 2-4 बातें करनी है। डॉक्टर ने मुस्कुराकर ब्योमकेश की ओर देखा। बिना कोई सवाल किए वे हमारे साथ ऊपर चल पड़े। गोरखा पहरेदार वहाँ नहीं था और बिशु बाबू के कमरे का दरवाज़ा भी खुला हुआ था। हम लोग कमरे में दाखिल हुए। आज बत्ती जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। खुली खिड़की से पर्याप्त रोशनी अंदर आ रही थी। अभय घोषाल की मौत के बाद बिशुपाल के चेहरे से मृत्यु का भय काफ़ी हद तक गायब हो चुका था। वे पीठ के पीछे कई तकियों का सहारा लेकर आधे लेटे हुए थे। हमारे कदमों की आहट सुनकर उन्होंने चौंक कर हमारी ओर देखा। ब्योमकेश कुछ देर तक चुपचाप बिशुपाल के चेहरे की ओर देखता रहा, फिर धीरे से बोला, आपने बड़ा अच्छा खेल खेला है। बिशुपाल उल्लू जैसी फैली हुई आंखों से ब्योमकेश को घूरता रहा। ब्योमकेश ने दांत भींच कर कहा,
डॉक्टर साहब को आपने इस मामले में घसीटा था। अगर डॉक्टर न होते तो आपकी चाल सफल नहीं होती। लेकिन मुझे इस मामले में क्यों फंसाना चाहते थे? क्या इसलिए कि मैं आपके पक्ष में गवाही दूं? अब तक डॉक्टर हमारे पीछे खड़े थे। ये सुनते ही वे जल्दी से आगे आए और गुस्से में बोले, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरा नाम क्यों बदनाम कर रहे हैं? व्योमकेश ने तीखी नज़र से उनकी ओर देखा और बोला, डॉक्टर साहब, क्या आपने कभी प्रोटीन नाम की दवा के बारे में सुना है? डॉक्टर का चेहरा एकदम उतर गया। वे चुप हो गए। व्योमकेश कुछ पल तक उन्हें गुस्से भरी नज़रों से देखता रहा। फिर बिशुपाल की ओर मुड़ा। उसने अपनी जेब से 100 रुपए का नोट निकाला, उसे बिस्तर पर फेंकते हुए कहा, लीजिए, अपने पैसे वापस रखिए, लेकिन ये मत भूलिए कि मैं आप दोनों को फांसी के तख्ते तक पहुंचा सकता हूं। आपको सिर्फ 2 दिन हिरासत में रखा जाए तो अभय की मौत का असली राज अपने आप सामने आ जाएगा। ये सुनते ही बिशुपाल लगभग रो पड़ा। वो गिड़गिड़ा कर बोला, व्योमकेश बाबू, मुझ पर दया कीजिए। मैंने जो कुछ किया अपनी जान बचाने के लिए किया, मजबूरी में किया। व्योमकेश ने शांत स्वर में कहा, मैं आपको एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ। आपको 1 लाख रुपए राहत कोष में दान देने होंगे। मंजूर है? बिशुपाल ने तुरंत सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, 1 लाख रुपए दूंगा। व्योमकेश बोला, पूरा 1 लाख रुपए, एक पैसा भी कम नहीं। कल सुबह रिजर्व बैंक में 1 लाख रुपए जमा करके उसकी रसीद मेरे पास भेज दीजिए। अगर पैसे नहीं दिए तो? बिशुपाल ने जल्दी से बात काटते हुए कहा, ठीक है, मैं 1 लाख रुपए दे दूंगा। व्योमकेश ने कहा, याद रखिएगा, कल दोपहर 12 बजे तक मैं रिजर्व बैंक की रसीद का इंतज़ार करूंगा। चलो अजीत। घर लौटकर हम दोनों चाय पीते हुए इस पूरे मामले के बारे में सोच रहे थे। राहत कोष में 1 लाख रुपए का दान मिलना तो अच्छी बात थी, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि व्योमकेश ने 2 हत्यारों को हाथ में आने के बाद भी क्यों छोड़ दिया। शायद व्योमकेश मेरे चेहरे से ही मेरे मन की बात समझ गया। वो बोला, बिशुपाल को छोड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अगर मामला अदालत तक भी जाता तो वह आसानी से छूट जाता। उसकी हत्या की वजह पर कोई यकीन ही नहीं करता। मैंने कहा, लेकिन वजह तो बिल्कुल सही थी। व्योमकेश बोला, बिशुपाल की नज़र से देखो तो वजह सचमुच सही थी। उसने अपनी जान बचाने के लिए ही अभय घोषाल की हत्या की थी। लेकिन जूरी इस बात पर विश्वास नहीं करती। वे इसे सुनकर हंस देते। मैंने पूछा, एक बात बताओ, कानून तो कहता है कि आत्मरक्षा के लिए किसी की जान लेने पर अपराध नहीं माना जाता। फिर बिशुपाल ने अभय घोषाल को मारकर कौन सा अपराध किया? व्योमकेश मुस्कुराकर बोला, आत्मरक्षा का अधिकार हर इंसान को है, लेकिन अगर कोई 3 महीने तक योजना बनाकर हत्या करे तो कानून उसे आत्मरक्षा नहीं मानता। बिशुपाल ये बात अच्छी तरह जानता था, इसीलिए उसने पूरी सावधानी से अपनी योजना बनाई। मैंने कहा, अब बात कुछ समझ में आई, लेकिन पूरा मामला शुरू से साफ साफ बताओ। व्योमकेश ने कहना शुरू किया, कल हमने अभय घोषाल को देखा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में एक निर्दयी हत्यारे की झलक साफ दिखाई दे रही थी। वह सचमुच खूंखार आदमी था। उसके बारे में जो कुछ हमने सुना था वो बिल्कुल झूठ नहीं था। बिशुपाल उसकी मीठी मीठी बातों में आकर उसे 30,000 रुपये उधार दे बैठा, लेकिन जब पैसे लौटाने का समय आया तो अभय घोषाल गायब हो गया। उसे किसी का पैसा लौटाने की आदत नहीं थी। उस समय तक बिशुपाल उसे अच्छी तरह नहीं पहचानता था। एक दिन वह सीधे उसके घर पहुंच गया और पैसों की मांग करते हुए उसे खूब खरी खोटी सुनाई। अभय घोषाल ने कोई जवाब नहीं दिया। वो केवल चुपचाप बिशुपाल को घूरता रहा। उसकी वह नज़र देखकर बिशुपाल डर गया। उसी पल उसे समझ में आ गया कि अभय घोषाल कैसा आदमी है। वह पहले भी हत्या कर चुका है और अब उसे भी मार डालने से नहीं हिचकेगा। लेकिन बिशुपाल भी कम चालाक नहीं था। जब उसे पूरा यकीन हो गया कि अभय घोषाल एक दिन उसकी हत्या ज़रूर करेगा, तब उसने तय कर लिया
कि उससे पहले वही अभय घोषाल को मार देगा। उसे अपने पैसों की भी चिंता नहीं थी, क्योंकि अभय घोषाल का एक मकान था। उस मकान को कुर्क करवा कर वह अपनी रकम वापस वसूल सकता था। बिशुपाल के लिए एक फ़ायदा था। उसे पता था कि अभय घोषाल उसे मारना चाहता है, लेकिन अभय घोषाल को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि बिशुपाल भी उसकी हत्या की योजना बना चुका है। इसलिए अभय बिल्कुल बेफिक्र था। बिशुपाल ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। सीढ़ियों के पास पहरा बिठा दिया गया ताकि सबको लगे कि वह गंभीर रूप से बीमार है। इसके बाद वह अपनी पूरी योजना बनाने में जुट गया। नीचे की मंजिल पर रहने वाले डॉक्टर सुरेश रक्षित उसके किराएदार थे। वे एक साधारण डॉक्टर थे। उनकी प्रैक्टिस भी नहीं चलती थी। यहाँ तक कि वे समय पर घर का किराया भी नहीं दे पाते थे। इस वजह से वे बिशुपाल के एहसान तले दबे हुए थे। बिशुपाल ने उन्हें बुलाकर अपनी योजना बताई। डॉक्टर के गले तक फांसी का फंदा पहुंच चुका था, इसलिए मजबूरी में वे भी उसकी बात मान गए। सबसे पहले बिशुपाल ने डॉक्टर के डिस्पेंसरी के लिए नया फर्नीचर खरीदा ताकि लोगों को लगे कि डॉक्टर की अच्छी खासी प्रैक्टिस है। इसके बाद उसके नकली लकवे का नाटक शुरू हुआ। आजकल चिकित्सा विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है। पहले ऑपरेशन के लिए मरीज को क्लोरोफॉर्म देकर बेहोश करना पड़ता था, लेकिन अब इसकी ज़रूरत नहीं रहती। ऐसी दवाएं आ चुकी है जिन्हें रीढ़ की हड्डी के एक खास हिस्से में इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। इससे शरीर का वही हिस्सा कुछ घंटों के लिए सुन्न हो जाता है। उस दौरान ऑपरेशन आराम से किया जा सकता है और मरीज को दर्द भी महसूस नहीं होता। डॉक्टर रक्षित ने भी बिशुपाल के साथ यही किया। उन्होंने उसकी रीढ़ में ऐसा इंजेक्शन लगाया कि उसके दोनों पैर कुछ घंटों के लिए पूरी तरह सुन्न हो गए। इसके बाद एक मशहूर डॉक्टर को बुलाया गया। उन्होंने जांच की और यही समझा कि बिशुपाल को सचमुच लकवा मार गया है। उन्होंने उसी हिसाब से इलाज की सलाह देकर चले गए। उस इंजेक्शन का असर केवल 5-6 घंटे तक रहता था। उसके बाद शरीर फिर सामान्य हो जाता था। लेकिन ये बात बाहर किसी को मालूम नहीं थी। केवल बिशुपाल, उनकी पत्नी और डॉक्टर रक्षित ही इस राज को जानते थे। कार्यालय के कर्मचारी ऊपर आते, मालिक को बिस्तर पर पड़े देखते और यकीन कर लेते कि उन्हें लकवा हो गया है। मुनीम भी कमरे के अंदर नहीं जाता, दरवाजे से ही देखकर लौट जाता। किसी को शक होने की कोई वजह ही नहीं थी। लेकिन बिशुपाल बहुत चालाक आदमी था। वो कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहता था। उसे ऐसे निष्पक्ष गवाह चाहिए थे जिनकी बात पर कोई उंगली न उठा सके। इसलिए कल सुबह उसने डॉक्टर के हाथों मुझे बुलवा भेजा। मैं उसके घर जाने के लिए तैयार हो गया। डॉक्टर लौटकर करीब 1 बजे फिर उसकी रीढ़ में वही इंजेक्शन लगाए। शाम 5 बजे जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि बिशुपाल बिस्तर पर पड़ा है और उठने चलने में बिल्कुल असमर्थ दिखाई दे रहा है। उसने हमें अपनी बीमारी और दुख भरी कहानी सुनाई। फिर जाते समय मुझे 100 रुपये फीस के रूप में देकर विदा किया। उसकी पूरी योजना पहले से तय थी। उसी रात वह अभय घोषाल की हत्या करने वाला था। डॉक्टर ने बिशुपाल को ये भी बता दिया कि मैं अभय घोषाल का पता लेकर आया हूँ। ये सुनकर बिशुपाल घबरा गया। उसे लगा कि अगर हम देर रात तक अभय घोषाल के घर बैठे रहे तो उसकी पूरी योजना चौपट हो जाएगी। इसलिए उसने डॉक्टर को हमारे पीछे नज़र रखने के लिए भेजा। डॉक्टर टैक्सी से अभय घोषाल के घर के सामने जाकर इंतज़ार करता रहा। जैसे ही उसने हमें वहाँ से निकलते देखा, वो निश्चिंत होकर लौट गया। सचमुच बड़ा चालाक खिलाड़ी था। शाम करीब 7 बजे तक बिशुपाल के शरीर पर इंजेक्शन का असर खत्म हो गया और वह पूरी तरह सामान्य हो गया। रात 8 बजे एक गोरखा चला जाता था और दूसरा रात 10 बजे आता था। बिशुपाल शायद रात 9 बजे के आसपास घर से निकला। संभव है कि उसने भेष बदल रखा हो। उसके हाथ में उस्तरे जैसा एक तेज हथियार था। पिछले 3 महीनों में उसने अभय घोषाल की दिनचर्या का पूरा पता लगा लिया था। घर में केवल एक नौकरानी रहती थी। अभय घोषाल रोज रात 9 बजे खाना खाकर सोने चला जाता था। मुख्य दरवाज़ा बस हल्का सा बंद रहता था। नौकरानी लगभग 10 बजे रसोई का काम खत्म करके बाहर का दरवाज़ा ठीक से बंद करती थी। इसलिए बिशुपाल को घर में घुसने में कोई कठिनाई नहीं हुई। उसने अभय घोषाल की हत्या की और रात 10 बजे से पहले ही अपने घर लौट आया। किसी को उसकी भनक तक नहीं लगी। अगर किसी ने उसे देख भी लिया होता
तब भी उसकी अलीबाई टूटना आसान नहीं था। भला जो आदमी 3 महीने से लकवे का मरीज बनकर बिस्तर पर पड़ा हो, उस पर हत्या का शक कौन करता? और फिर उसके पास हत्या करने की क्या वजह दिखाई देती? आज सुबह उसने फिर वही इंजेक्शन लगवा लिया। वह कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। उसके बाद जब हम पुलिस और डॉक्टर के साथ उसके घर पहुंचे तो डॉक्टर ने जांच करके यही बताया कि उसे सचमुच लकवा है। लेकिन शुरू से ही मेरे मन में एक बात खटक रही थी। कोई सूदखोर आदमी केवल अपनी दुख भरी कहानी सुनाने के लिए मुझे 100 रुपये फीस क्यों देगा? यही वह जगह थी जहां बिशुपाल से एक छोटी सी गलती हो गई। फिर आज सुबह जब अखबार में मैंने अभय घोषाल की हत्या की खबर पढ़ी तो मेरा शक लगभग यकीन में बदल गया कि ये काम बिशुपाल ने ही किया है। लेकिन सवाल ये था कि उसने ये सब कैसे किया। इस पूरे मामले में केवल 3 लोग शामिल हो सकते थे, खुद बिशुपाल, उसकी पत्नी और डॉक्टर रक्षित। डॉक्टर रक्षित बुरी तरह फंस चुके थे। वे बिशुपाल की परोक्ष रूप से मदद तो कर सकते थे, लेकिन अपने हाथों से हत्या करेंगे, ये बात मुझे नहीं जची। बिशुपाल की पत्नी अपने पति को बचाने के लिए मौका मिलने पर अभय घोषाल को जहर भी दे सकती थी, लेकिन इतनी दूर जाकर चाकू से हत्या करना उसके लिए संभव नहीं था। चाकू चलाना आमतौर पर किसी स्त्री का हथियार नहीं होता, इसलिए आखिर में केवल बिशुपाल ही बचता था। लेकिन समस्या ये थी कि वो तो सबकी नज़र में लकवे का मरीज था। मैंने दोनों पहरेदारों को शुरू से ही शक की सूची से बाहर कर दिया था। किसी की जान लेना उनके लिए मुश्किल काम नहीं था और वे हथियार चलाना भी जानते थे। लेकिन बिशुपाल इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं था कि अपने ही वफादार पहरेदारों से हत्या करवाता। वे सीधे साधे और ज़िद्दी लोग थे। अगर पुलिस के हाथ लग जाते तो देर सवेर सारा सच उगल देते। मैंने पूछा, फिर? व्योमकेश मुस्कुराया और बोला। तभी अचानक पूरी गुत्थी मेरी आंखों के सामने साफ हो गई। अगर मुझे चिकित्सा विज्ञान की जानकारी होती तो शायद मैं ये बात पहले ही समझ जाता। बिशुपाल को असली लकवा नहीं मारा था। उसका लकवा केवल कुछ समय के लिए पैदा किया गया एक कृत्रिम प्रभाव था, जिसे चिकित्सा पद्धति की मदद से तैयार किया गया था। मैंने तुरंत डॉक्टर असीम सेन को फ़ोन किया। वे अनुभवी डॉक्टर है। मैंने जैसे ही पूरी बात बताई, उन्होंने एक ही पल में मेरी शंका की पुष्टि कर दी। बस एक बात का अफसोस रह गया, बिशुपाल के साथ साथ डॉक्टर रक्षित भी सज़ा से बच निकले। एक डॉक्टर होकर उन्होंने जो किया वो किसी भी तरह माफ़ करने लायक नहीं था। खैर, राहत कोष को 1 लाख रुपए तो मिल ही गए। क्या ये भी कम बात है? कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और व्योमकेश बख्शी की सभी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।